हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शक्ति सिंह सोलंकी है और आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम जॉन गोल्जवर्दी के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। जॉन साथियों, इसका उच्चारण मैंने कहीं पर बहुत सारी जगह पर अलग अलग पाया है। इस वजह से इसका जो एग्जैक्ट इस नाम का, यद्यपि ये प्रॉपर नाउन है लेकिन फिर भी इसके नाम का जो उच्चारण मैं आपको फोनेटिक्स में यहाँ पर लिख देता हूं ताकि हमें इसके उच्चारण में कोई भी शंका नहीं रहे। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। इसको आप ये लिख सकते हैं, ये ओ की मात्रा है, गोल्ज वर्दी, गोल्ज वर्दी। तो ये जो है इसका उच्चारण जो है जॉन गोल्जवर्दी है। तो मैं इसके जो दूसरा उच्चारण में जो है वो हम आपसे नहीं कर रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं। इनके जॉन गोल्जवर्दी 1867 to 1933. He was born on 14th of August 1867 at किंगस्टन। इनका जन्म जो है किंगस्टन सरी में एक बहुत ही रिच फैमिली में हुआ। इनके जो फादर हैं वो बहुत पहले, ऑलमोस्ट उनके जन्म से बहुत पहले 1833 में किंगस्टन से वो दे मूव्ड टू लंदन। 1833 में वो किंगस्टन से लंदन चले गए और वहां पर वो एक सॉलिसिटर का काम किया है, सॉलिसिटर बन गए। सॉलिसिटर आप लॉयर ही कह दीजिए, वह लॉयर जो जमीन के केस देखता है। और ये बहुत सारी उस समय की जो कंपनी थी उसमें डायरेक्टर हो गए। साथ में क्योंकि ये जमीनों से जुड़े हुए थे, इन्होंने लंदन में और उसके आसपास के क्षेत्र थे वहां पर उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना दी। तो एक बात इनके साथ में, गोल्जवर्दी के साथ में बहुत अच्छी है कि उन्हें दूसरे जो उनके कॉन्टेम्परेरीज जो राइटर थे जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उनकी तरह से उनको अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ा और उन्हें अपने जीवन में उस तरह से संघर्ष नहीं करना पड़ा। देन हम उनकी स्कूलिंग पर आते हैं। उनकी स्कूलिंग हैरो से हुई और हैरो की सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित जो एक स्कूल था, इंग्लिश पब्लिक स्कूल, वहां से उनकी स्कूलिंग हुई। जो कॉलेज है वो है न्यू कॉलेज। वो किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने न्यू कॉलेज से अपनी डिग्री दी। 1889 में वो ऑनर्स इन लॉ हो गए, यानी कि लॉ की डिग्री उन्होंने प्राप्त की इन 1889 में। और 1890 में वो बैरिस्टर हो गए। लेकिन एक बात इनके बैरिस्टर होने के साथ में ये कहनी यहां पर आवश्यक है कि अपने करियर में, थ्रू आउट हिज करियर, he didn't
वर्कड एज ए लॉयर, उन्होंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की। वो वकील बन गए लेकिन उन्होंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की। ये उनके जीवन से, अभी तक के जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर उनके लिटरेरी वर्क को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर इनके लिटरेरी वर्क और इनके जीवन को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ 2-3 बातों पर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो ये है कि वो ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, और इसी वजह से जैसे ही उन्होंने डिग्री ली लॉ की और उन्होंने ऑलमोस्ट 2 इयर्स ट्रैवलिंग की, और इस ट्रैवलिंग में वो कनाडा, अफ्रीका, साउथ सीज और ऑस्ट्रेलिया तक गए। तो यहां पर इन्होंने बहुत सारी जगहों पर उन्होंने यात्राएं की। तो इस वजह से इन्होंने 2 इयर्स में ट्रैवलिंग की है, और कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ सीज, ये विभिन्न जगह पे गए हैं। तो इनके जीवन पर ट्रैवलिंग जो है, वो ट्रैवलिंग से इन्होंने पूरे विश्व को देखने की कोशिश की। बहुत अलग अलग जगहों पर ये गए और वहां के जीवन से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो एक तो ये उनके जीवन की इसी ट्रैवलिंग के दौरान जब वो अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, उस समय उनकी मुलाकात जेम्स कॉनरेड से हुई उसी यात्रा के दौरान। और ये तब से जेम्स कॉनरेड और गॉल्सवर्दी फ्रेंड हो गए, और ये तब तक फ्रेंड रहे जब तक कि जेम्स कॉनरेड की मृत्यु नहीं हुई। यानी कि जब वहां से मिले, वो उस वॉयज से मिले, तब से वो समुद्री यात्रा पे वो मिले, और उसके बाद में जब तक जेम्स कॉनरेड जीवित रहे, दे वर गुड फ्रेंड्स। उनकी जेम्स कॉनरेड की 1924 में डेथ हो गई, यानी कि 1924 तक, और जब से ये मिले तब तक ये अच्छे फ्रेंड्स रहे। लेकिन इसके बाद में एक बात और बता दूं कि यहां पर जेम्स कॉनरेड, अगर ये प्रश्न आता है कि जॉन गॉल्सवर्दी को किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है उनके लिटरेचर को, उनको बूस्टअप करने में, उनको एज ए क्रिटिक, उनको प्रोत्साहन देने में भी, तो उसमें जेम्स कॉनरेड नाम नहीं आता है। आप इसको, ये उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे लेकिन उनके लिटरेचर में इनका कोई योगदान नहीं है। अगर ये प्रश्न आ जाता है, क्योंकि जब ये प्रश्न आएगा तो किन लोगों ने इनके जीवन को प्रभावित किया है, किन से इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेरणा दी है, प्रेरणादायक हो गए, तो उनमें एक नाम जेम्स कॉनरेड का भी वहां पर लिखा होगा। वो उत्तर सही नहीं है, क्योंकि इनके जीवन को जिस पर्सन ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है एडा गॉल्सवर्दी, जो इनकी पत्नी थी। लेकिन इस तक आने से पहले मैं एक बात और इसके बीच में कहना चाहता हूं जिसने इनके जीवन को बहुत प्रभावित किया। एक तो इनकी ट्रैवलिंग ने बहुत प्रभावित किया, इन्होंने विभिन्न जगहों पे घूमे, और ये जैसे हर व्यक्ति के साथ में होता है उनके साथ में भी हुआ। और दूसरी जो चीज है वो इसके साथ में कहना चाहता हूं कि वन ऑफ हिज ड्यूटीज वाज टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम हिज फादर्स प्रॉपर्टीज। उनका जो बहुत सारे कार्यों में से एक कार्य यह भी था कि वो अपनी फादर की जो प्रॉपर्टीज थी उनका वो रेंट कलेक्ट करने जाते थे। क्या करने जाते थे? रेंट कलेक्ट करने जाते थे। उस रेंट कलेक्शन के दौरान वो विभिन्न जो वर्ग था, क्लास थी, लोग थे, विभिन्न आय वर्ग के लोग थे, विभिन्न क्लासेस के लोग थे, उनसे बहुत नजदीक से उनसे मिलते, और उन्होंने बहुत क्लोजली उनके जीवन को देखा, बहुत क्लोजली, बहुत नजदीकता से उन्होंने स्लम एरिया को भी देखा, उन्होंने गरीबों के एरिया को भी देखा, उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली को भी देखा, और उन्होंने हायर क्लास फैमिली से वो स्वयं थे। तो उन्होंने एक बहुत क्लोजली ही वॉच्ड ओवर, ऑब्जर्व
उनको ऑब्जर्व किया, देखा है उन्होंने, तो ये बात उनके जीवन को यहाँ पर बताना आवश्यक है। तीसरी बात, जिस व्यक्ति ने उनके जॉन गॉल्सवर्दी के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है एडा गॉल्सवर्दी। ये बाद में इनकी पत्नी हो गई। ये मुख्य रूप से एडा जो गॉल्सवर्दी है वो उनकी फर्स्ट कजिन अल्फ्रेड, कैप्टन अल्फ्रेड गॉल्सवर्दी की पत्नी थी। और जब जॉन या गॉल्सवर्दी इनके संपर्क में आए, एडा के संपर्क में आए, उस समय इनकी दोनों की पति पत्नी की, एडा की और अल्फ्रेड गॉल्सवर्दी का वैवाहिक जीवन जो है, मैरिटल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, उसमें समरसता नहीं थी और वो किसी उस समय उनकी समरसता नहीं थी, अच्छा नहीं चल रहा था। तो ये जब उनके संपर्क में आए और उसके बाद में इसी समय उनका दिल, आप यूं कह सकते थे, ही टुक फैंसी फॉर एडा, उनका दिल एडा पर आ गया और यहां से उनकी लव रिलेशनशिप की शुरुआत एडा के साथ में हुई है। तो अब इन्होंने एक बात यहां पर हम बता दें आपको कि यहां पर उनके डिवोर्स के बाद भी एडा का अल्फ्रेड गॉल्सवर्दी के साथ में डिवोर्स होने के तुरंत बाद भी उन्होंने शादी नहीं की। उसका एक कारण ये बताया जाता है कि वो अपने फादर की जो इमोशनल फीलिंग है उनको हर्ट नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके फादर ये जाने कि उनके बेटे ने अपने ही भाई, अपने ही कजिन की जो पत्नी थी उससे उन्होंने विवाह कर दिया। इस कारण से जब तक, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब तक जॉन गॉल्सवर्दी सीनियर यानी कि उनके पिता, दोनों का एक ही नाम था, दोनों का नाम जॉन गॉल्सवर्दी है, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए उनको सीनियर और इनको जूनियर कह दिया जाता है। तो जब तक सीनियर जिंदा थे जॉन गॉल्सवर्दी, तो तब तक उन्होंने उनसे शादी नहीं की, यानी कि उन्होंने एडा से शादी तब तक नहीं की। तो 1904 में उनकी डेथ हुई और 1904 में भी उन्होंने उनसे शादी नहीं की और 23 ऑफ कौन सा सितंबर, और ये कब है 1905 में 23 सितंबर को, 23 सितंबर को उन्होंने एडा गॉल्सवर्दी से शादी कर दी, लगभग 10 साल के उनके डिवोर्स के बाद में। तो ये उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। और एक इस पर एक प्रश्न आता है, ये उनके जीवन को, लिटरेरी कैरियर को प्रभावित करने वाले शख्स में, पर्सन्स में, शख्सियत में सबसे पहला नाम आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके लिटरेरी कैरियर के बारे में हम जानते हैं। गॉल्सवर्दीज लिटरेरी करियर। अब हम यहां पर देखते हैं कि सबसे पहली शुरुआत इनके ऊपर मैं जब इनके लिटरेरी करियर पढ़ा था तो उस समय मुझे ये जो है वो कोटेशन है एक उनके जीवन के बारे में जो कहा है, और ये किसने कहा है, क्रिस्टाइन रोस ने इनके बारे में कहा है कि इनका जो लिटरेरी सक्सेस है वो न तो उनको जल्दी मिली न आसानी से मिली। और वास्तव में जब हम उनके करियर के बारे में पढ़ते हैं, जब हम उनके लिटरेरी करियर के बारे में पढ़ते हैं, जब उनकी लिटरेरी सक्सेस के बारे में पढ़ते हैं, तो उनको न तो वो जल्दी मिली और न उनको आसानी से मिली। लगभग उनके कार्य के शुरू होने से और उनकी लिटरेरी सक्सेस में ऑलमोस्ट 15 इयर्स का डिफरेंस है। लेकिन 15 इयर्स में भी इतने समय
में भी वो बिल्कुल कठिन परिश्रम करते रहे और उससे जुड़े रहे। ये भी है हमें एक सीख देने की इसमें आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेरी सक्सेस डिड नॉट कम टू गोल्सवर्दी अर्ली एंड इजीली। ये बात किसने कही है? ये बात रॉस ने कही है, यानी कि उनको आसानी से नहीं मिली और जल्दी भी नहीं मिली। अब हम बात करते हैं इनके लिटरेरी करियर की शुरुआत, फ्रॉम द फोर विंड्स। ये जो बुक है, ये बुक क्या है और कब प्रकाशित हुई, इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये कर दें कि ये कब प्रकाशित हुई। ये प्रकाशित हुई 1897 में। और ये है क्या है? ये कलेक्शन है, किसका है? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का है, शॉर्ट स्टोरीज का है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का है। और ये कलेक्शन है, इसके साथ में एक चीज और है, ये फर्स्ट पब्लिकेशन, हिज फर्स्ट पब्लिकेशन, ये गोल्सवर्दी का पहला पब्लिकेशन है जो कब आया है? ये आया है 1897 में। अब दूसरी बात आ जाते हैं, मैं इसको वापस रिवाइज करा दूंगा। जोसलिन का प्रकाशन इस पे 97 है, 8 को छोड़ दीजिए आप, 98 को हमने छोड़ दिया। ये कब आया? 1899। तो ये कब आया? ये आया 1900 में। और ये कब आया? ये आया 1901। कंटिन्यूस है। 1897 हमने 8 को छोड़ दिया, 98 को छोड़ दिया, 99, 900 और 901, 1901 तक। तो ये बातें हो गई। अब इसकी ये हमने अब से डिस्कस कर ही दिया। ये फर्स्ट पब्लिकेशन है, पहला पब्लिकेशन। ये सीधा सा प्रश्न बनता है, इसके बारे में 2-3 प्रश्न बनते। देखिए पहला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्या बनता है कि जॉन गोल्सवर्दी का फर्स्ट पब्लिकेशन कौन सा था? वो है फ्रॉम द फोर विंड्स। ये कब प्रकाशित हुई? दूसरा क्वेश्चन, ये 1897 में प्रकाशित हुई। और ये है क्या है? ये बुक है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। तो ये 3-4 प्रश्न इस पे सीधे से बनते हैं। तो ये वो सारे जो क्वेश्चन इस पे बनते हैं वो सब हमने इस पे लिख लिए। ये बुक हो गई। अब हम आते हैं वापिस किसके ऊपर? वो हम आ रहे हैं अब जोसलिन के ऊपर। जोसलिन जो है एक नॉवेल है। तो ये कौन सी नॉवेल हो गई उनकी? जोसलिन इज द फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड। जोसलिन वो नॉवेल है जो फर्स्ट नॉवेल है जो पब्लिश हुई है। यानी कि उनका ये प्रश्न आ जाए कि उनकी फर्स्ट नॉवेल कौन सी है? वो है जोसलिन। और वो कब प्रकाशित हुई? 1899 में ये प्रकाशित हुई। ये फर्स्ट नॉवेल है और ये फर्स्ट पब्लिकेशन, उनका फर्स्ट पब्लिकेशन फ्रॉम द फोर विंड्स। और उनकी फर्स्ट जो नॉवेल है वो है जोसलिन। यस। अब इनके साथ में इस पे इन दोनों के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। वो ये है कि ये फ्रॉम द फोर विंड्स और जोसलिन, ये इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है, इसको आप नोट कर दे, पूछा भी जा सकता है। इन दोनों के पब्लिकेशन का खर्च उन्होंने स्वयं उठाया है। He himself paid for the publication. Or we can say these two books, this book and this novel was published at his own expense. At his own expenses. तो उनके खुद के खर्चे पर ये दोनों बुक्स प्रकाशित हुई है। और इसका मतलब ये है कि यहां तक भी उनको करियर में सफलता मिलने से पहले, यहां तक भी 1899 तक भी उनको पब्लिशर नहीं मिले। यानी कि उनके पब्लिशर, उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए कोई पब्लिशर उनको नहीं मिला। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इनके बारे में 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपली फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। इनको आप याद कर लें अच्छे तरह से। टीजीटी, यूपीटीजीटी में पूछे जाने वाले प्रश्नों में ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके ऊपर भी फर्स्ट है और जो भी इनके क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपसे बता दिया। फिर आप आते हैं विदा रूबेन। विदा रूबेन की बात करते हैं। ये भी एक नॉवेल है।
ये भी एक नॉवल है। तो यहाँ पर ये पहली तो आपकी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, जॉसलिन और विदा रूबेन, ये दोनों आपकी कौन सी हो गई, नॉवेल हो गई। और तीसरा ए मैन ऑफ डेवन, ये अगेन शॉर्ट स्टोरीज है। ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है जो हमने पहले इसको देखा था। तो इस तरह से हमने उनके करियर की शुरुआत देखी है। अब यहां तक एक क्वेश्चन और बनता है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो प्रश्न क्या बनता है, अपने शुरुआती करियर के दौरान जॉन गोल्सवर्दी ने अपने नाम का जॉन गोल्सवर्दी के नाम से नहीं लिखा है। उन्होंने एक नाम, उन्होंने किस नाम से लिखा है, उन्होंने अपने एक नाम, जिसको हम क्या कहते हैं, ये आपकी वोकेबलरी में भी काम आएगा, शूडोनिम, शूडोनिम या सीडोनिम, दोनों ही कहते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन शू ड, शूडोनिम या शूडोनिम, तो दोनों ही सही है। शूडोनिम यानी उपनाम, उपनाम। यहां पर एक बात और है वोकेबलरी से संबंधित है, शूडो, शूडो का मतलब होता है नॉट जेन्युइन, नॉट जेन्युइन, जो प्रमाणिक नहीं हो, जेन्युइन, जेन्युइन नहीं हो, ये उनका जेन्युइन नाम, निम मतलब वर्ड या नाम, वर्ड या नाम। तो वो नाम जो जेन्युइन नहीं है, उनका जेन्युइन नाम क्या है, उनका जेन्युइन नाम है जॉन गोल्सवर्दी। लेकिन यहां शूडोनिम क्या है, शूडोनिम आपका है जॉन सिन जॉन। तो ये एक प्रश्न आता है आपके शुरुआत में कि जॉन गोल्सवर्दी ने किस शूडोनिम के नाम से, किस शूडोनिम से उन्होंने अपने शुरुआती, यहां पर वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, शुरुआती जो है वो लिटरेचर की रचना की है। और वो शुरुआती रचना किस नाम से की है, जॉन सिन जॉन, जो एक शूडोनिम था, जो एक उपनाम था, जो कि जेन्युइन नाम नहीं था। उन्होंने इसके, तो इस पेज पर आप देख सकते हैं, इसकी इस पेज से हमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये नाम यहां तक, कहां तक, 1901 तक, 1901 तक, यहां पर उन्होंने उसी शूडोनिम के अंतर्गत नाम लिखे। अब वो पहली बुक कौन सी थी, वो पहली बुक कौन सी थी जिसमें उन्होंने जॉन गोल्सवर्दी का प्रयोग फर्स्ट टाइम किया है, वो बुक है आइलैंड फार्सिस, आइलैंड फार्सिस। ये देखिए आप, आइलैंड फारिसिस, आइलैंड फारिसिस। तो ये वो उसी शब्द से बना है जिसको हम फारसी कहते हैं। तो फेरिसिस, 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 और जिसको हम फारसीस कहते हैं। इसको बहुत सारी जगह पर इसका उच्चारण ही सीधा आपको फारसीस मिलेगा, लेकिन हम इसका उच्चारण फारसीस नहीं कर सकते हैं। ये है फेरिसिस। तो आइलैंड जो है वो फेरिसिस, उनकी जो 1904 में आई है। ये क्या है, फर्स्ट बुक विद हिज रियल नेम, रियल नेम जॉन गोल्सवर्दी। जॉन गोल्सवर्दी जो उनका रियल नेम था, उस नाम से आने वाली फर्स्ट बुक है वो है आइलैंड फारिसिस, जो 1904 में पब्लिश हुई। अब जैसे हमने पहले भी बात की, उनका लिटरेरी कैरियर में उनको जो सफलता मिली वो आसानी से नहीं मिली। अब हम एक नॉवल पे आते हैं जो इनके जीवन का एक लैंडमार्क है।
उनके लाइफ का एक लैंडमार्क है, उनके आगे के लिटरेरी करियर की को एक नई डायमेंशन देता है, नई दिशा देता है। वो क्या है? वो इस बुक का, इस नॉवेल का पब्लिकेशन है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो 1906 में पब्लिश हुई। और इसने, इस बुक को हम लैंडमार्क इस वजह से कह रहे हैं कि इसने उनके लिटरेरी कैरियर को बदल दिया, उनके लिटरेरी कैरियर को। ये द फर्स्ट सक्सेस है उनकी। क्या है? फर्स्ट सक्सेस है उनकी, पहली सफलता है उनकी, फर्स्ट सक्सेस। और इनसे उनको जो है प्रसिद्धि मिली है, उस प्रसिद्धि ने उनको एक लिविंग राइटर में, लिविंग नॉवेलिस्ट में उनको फर्स्ट रैंक का एक लिविंग राइटर, फर्स्ट रैंक नॉवेलिस्ट बना दिया है, फर्स्ट रैंक का राइटर बना दिया है, फर्स्ट रैंक, वन ऑफ द फर्स्ट रैंक नॉवेलिस्ट, इसलिए एस लगाया मैंने इसमें, फर्स्ट रैंक, वन ऑफ द फर्स्ट रैंक नॉवेलिस्ट ऑफ मॉडर्न टाइम। तो यहां पर द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो हम क्या कह रहे हैं इसको, ये एक लैंडमार्क है उनके जीवन में, उनके जीवन का एक लैंडमार्क है, फर्स्ट सक्सेस है ये, और फर्स्ट रैंक नॉवेलिस्ट इसकी सफलता ने उनको बना दिया। एक और बात इसके संबंध में, मैन ऑफ प्रॉपर्टी एक तरह से नॉवेल राइटिंग में, जो राइटिंग ऑफ नॉवेल है या नॉवेल राइटिंग में एक नई टेक्निक, नए मेथड की शुरुआत है। ये क्या है? एक नए मेथड से इन्होंने, जॉन गोल्सवर्दी ने इसको लिखते समय एक न्यू टेक्निक, न्यू मेथड का यूज इसमें किया है। और वो न्यू मेथड, इसको समझने की आप कोशिश करें, क्योंकि ये जो फोर्टसाइट सागा जो है वो उसमें क्या चीज है वो इसी के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। और उन्हीं के शब्दों में, जो जॉन गोल्सवर्दी ने इसको समझाते हुए उन्होंने जो जिन शब्दों का यूज किया है, उन्हीं शब्दों के साथ मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं कि न्यू मेथड का इसमें प्रयोग हुआ है। इसने जो उस समय की राइटिंग में, जो नॉवेल राइटिंग थी, उसमें इन्होंने चेंज किया है, और इसकी चेंज करते हुए उसको एक नया डायमेंशन दिया है। वो डायमेंशन क्या है? वो डायमेंशन है बैलेंसिंग का। ये उनके खुद के शब्द बता रहा हूं मैं आपको, बैलेंसिंग करना है। नॉवेलिस्ट का काम क्या है? बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग किसमें करनी है? द virtues and vices of the hero, virtues and vices of the hero। और इसमें कौन सी बुक में? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में जो हीरो है वो कौन है? वो है Psalms 4 के। और द virtues and vices of the other members of the same family। और यहीं से आपकी जो फोर्साइट सागा है उसकी शुरुआत, सेम फैमिली। यानी कि यहां पर जो कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसका वो कौन है?
ये भी पूछा जाता है सोम्स फोर्साइट। सोम्स फोर्साइट इसका जो हीरो है उसका संघर्ष, वो किसके विरुद्ध संघर्ष कर रहा है? वो अपनी ही फैमिली के लोगों के, उसकी भी अपनी गुण हैं अवगुण हैं, और उसकी जो फैमिली मेंबर है उनमें भी गुण हैं और अवगुण हैं। उनका मुकाबला किससे हो रहा है? हीरो सोम्स फोर्साइट का मुकाबला अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ हो रहा है। और ये जो बैलेंसिंग है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया? जॉन गोल्सवर्दी ने, इसको बैलेंस करना है और इस बैलेंस के साथ में हमें आगे बढ़ना है। तो ये बात हमने यहां पर इसमें देख ली। तो वर्चूज है एंड वाइसेस है, और ये बात हमने समझ ली। अब इसी से वो, तो यहां पर उन्होंने एक बात चेंज कर दी। यहां पर उन्होंने कहा है कि नॉट इंडिविजुअल्स but family is the unit of society। यहां पर वो यूं कह रहे हैं कि यहां पर केवल इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरी फैमिली की यहां पर उसमें बात हो रही है, और वो ही यूनिट है सोसाइटी की। सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? ये कह रहे हैं कि फैमिली जो है, परिवार जो है, उसकी यूनिट है। यहां से शुरुआत होती है आपके फोरसाइट सागा की यहां से शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है? 1906 से। और वो किससे शुरुआत होती है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसका 1906 में पब्लिकेशन हुआ है, और 1921 में इसकी थर्ड बुक आई है, और 1922 में इसका कलेक्शन जो फोरसाइट सैगा है उसका कब माना जाता है? 1922। ये सीधा से प्रश्न आने वाले हैं। अब फोरसाइट सैगा क्या है वो भी आपसे थोड़ा डिस्कस कर दे इस विषय में। फोरसाइट सैगा है एक तरह से इसी तरह का जो इंडिविजुअल्स है फैमिली में, उनके बीच का स्ट्रगल है। और ये जो स्ट्रगल है उस समय की जो एक परिवार था फोरसाइट फैमिली, उसकी 3 जनरेशन का इसमें जो है अलग अलग उनके ऊपर अलग अलग नॉवेल्स लिखे गए हैं। और इन 3 जनरेशन की बात उन्होंने अपने अगले आने वाले इसमें द मैन ऑफ प्रॉपर्टी भी शामिल है, और उसके आगे आने वाले सब्सिक्वेंट नॉवेल्स में ये बात मिलती है। यहां पर एक बात यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो भी बात हमने की है यहां पर, इसमें ये जो भी बात हमने यहां पर की है, किसके बारे में? फोरसाइट सैगा के बारे में। उसके बारे में 1-2 बातें और मैं बता देता हूं आपको। यहां पर ये जो कैरेक्टर्स हैं आपके, इसमें जो कैरेक्टर्स आए वही कैरेक्टर्स नहीं बदलेंगे। वही कैरेक्टर्स इसके आगे आने वाले नॉवेल्स में मिलेंगे, और वो आगे आने वाले नॉवेल में मिलेंगे। तो पहली बार ये फादर ऑफ जॉन गोल्सवर्दी को फादर ऑफ सीक्वेंस नॉवेल भी कहा जाता है। यहां से उन्होंने एक ऐसे नॉवेल की शुरुआत की जिसमें सीक्वेंस है। वो कहानी एक जनरेशन हो सकता है इसमें एक जनरेशन की बात की, उसकी अगली जनरेशन में जो उसमें हीरो था वो कहीं उसमें ग्रैंडफादर हो जाएगा, और वो जो चीज है वो उस पर चलती रहती। जैसे आज के हम आधुनिक धारावाहिक देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा। वहां पर आपको जो आपके टीवी पर जो सीरियल्स चल रहे हैं उसमें आपने देखा होगा फैमिली मेंबर ही
एक दूसरे के लिए वाइसेस और वर्चू का काम कर रहे हैं और वही उस प्लॉट का निर्माण कर रहे हैं। वहां से कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आ रहा है उसको पूरा करने के लिए। वही ये जो टेक्निक आज हम 21st सेंचुरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, वही 20th सेंचुरी में जो है वो उन्होंने अपने नॉवल में स्थापित की थी। और आपको ये वंडर होगा कि उसके पूरे सीरियल जो है वो बीबीसी के ऊपर प्रकाशित हुए और उसका वापस से रिवीजन भी हुआ, यानी कि वापस उनका दोहरान भी हुआ। इस तरह से फादर ऑफ सीक्वेंस नॉवल, जिसमें सीक्वेंस होता है और उसमें कैरेक्टर्स नहीं बदलते हैं, उनका एनवायरनमेंट नहीं बदलता है, यानी कि वही फैमिली, उसी फैमिली के बारे में आगे बात की जा रही है। तो ये बात समझना है यहाँ पर सीक्वेंस नॉवल क्या होता है, यहाँ पर फादर ऑफ सीक्वेंस नॉवल उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम इसका यूज किया है। और फोर्साइट सागा क्या है? फोर्साइट सागा इसी परिवार की जो अभी नया नया पैसे वाला बना है, नया नया इसके पास पैसा आया है, वो उस पैसे वाले को अपने आप को पैसा वाला बनाए रखने के लिए जो संघर्ष चल रहा है और उनकी जो कैरेक्टर्स है, उनका आपस में जो कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, स्ट्रगल है, वही इसमें बहुत अच्छी तरह से डेवलप की गई है। तो ये बात हमने यहाँ पर इसके बारे में कर दी। अब हम आ रहे हैं कुछ और बातों पे। ये सारे द फोर्साइट सैगा जो कब पब्लिश हुई 1922 में, उसमें सिक्वल में इसमें प्रश्न आते हैं। और सबसे पहला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसकी शुरुआत में ही है, फर्स्ट नॉवेल कौन सी है, किसकी? द फोर्साइट सागा की। फोर्साइट सागा एक सीक्वेंस ऑफ नॉवेल का कलेक्शन है। मैं वापस बताता हूं, फोर्साइट सागा, फोर्साइट सागा क्या है? फोर्साइट सागा सीक्वेंस में एक क्रम में प्रकाशित होने वाली जो नॉवेल्स है उनका संग्रह है। उस संग्रह को, ये जो सारा संग्रह है, ये फोर्साइट सागा है। तो फोर्साइट सागा 1922 में प्रकाशित हुई है और इसी के लिए उनको 1932 में उनको नोबेल प्राइज मिला है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है, द फोर्साइट सागा का फर्स्ट नॉवेल कौन सा है? वो है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और उसका जो हीरो कौन है? वो है सोम्स, जैसे मैंने पहले भी लिखा था, सोम्स फोर्साइट। ये उनका सरनेम है, फैमिली नेम है इनका। ये फैमिली है, फोर्साइट फैमिली है। और इसी फोर्साइट फैमिली के इर्द गिर्द इनका फोर्साइट सागा घूमता है। अब इनके साथ में एक इंटरव्यूड है, इंडियन समर ऑफ फोर्साइट। लेकिन कहीं कहीं पर ये मेन बुक भी दे रखी है, लेकिन यहां पर हम इसको क्या मान रहे हैं? इंटरव्यूड मान रहे हैं, इंडियन समर ऑफ फोर्साइट। इसके बारे में एक विशेषता है, अगर आपको यूं पूछा जाए कि मास्टरपीस वर्क कौन सा है, ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस पे कहीं कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि मास्टरपीस वर्क कौन सा है। उनका मास्टरपीस वर्क, अगर उसमें फोर्साइट सागा है, फोर्साइट सागा उसमें दे रखा है, तो मास्टरपीस वर्क यही है। लेकिन अगर उसमें फोर्साइट सागा का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि इससे बड़ा कोई काम नहीं है उनका, इससे ज्यादा उनको पॉपुलैरिटी किसी से नहीं मिली, और इसका इसी से अंदाज लगा दीजिए कि इसी के आधार पर उनको साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 1932 में दिया गया। ही वाज कन्फर्ड द नोबेल प्राइज। तो यहां पर एक बात तो निश्चित है कि ये मास्टरपीस अगर पूछा जाए और वहां पर फोर्साइट सागा है, तो मास्टरपीस ये है। लेकिन अगर ये नहीं दे रखा है और आपको इनमें से सब दे रखे हैं, तो मास्टरपीस इंडियन समर ऑफ ए फोर्साइट है। ये मास्टरपीस है उसका।
अगर इनमें से आपको ये पूछा जाए फोर्साइट सागा नहीं दिया हो, ये नहीं दिया हो, और आपको पूछा जाए मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन समर ऑफ फोर्साइट, द चेंसरी और इंटरव्यू जो अवेकनिंग है, या फिर द टू दैट है, ये कोई कुछ भी दिया हो, इनमें जो मास्टरपीस वर्क कौन सा है वो है इंडियन समर ऑफ फोर्साइट। ये इनका मास्टरपीस वर्क है। तो यहां पर ये जो सारी जो है बात किस पे की है हमने, नॉवेल्स पे की है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हम आ जाते हैं उनके फेमस प्लेज के ऊपर। फेमस प्लेज सबसे पहले द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स का पब्लिकेशन कब हुआ है, बोलिए? 1906 में। स्टाइफ 1909 में। ये प्रश्न पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। आप एक तो इसका ध्यान रखिए, एक इसका ध्यान रखिए, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, आपको याद सारे रखने हैं। और स्किन गेम्स, ये जो है इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े आप। जस्टिस 10 में। द एल्डेस्ट सन, ये 1912। द पिजियन 1912। अब यहां पर एक बात जो मैंने पहले नहीं बताई, मैं थोड़ा सा इसको संक्षेप में बताता हूं। द पिजियन, उनमें एक आर्ट ये भी था जॉन गॉल्सवर्दी को, कि वो बहुत सारी नॉवेल को उसमें अपने तरह से चेंज करके, उसके कुछ ऑल्टरनेशन करके, उसमें चेंज करके उसको नॉवेल से प्ले का रूप दे देते थे। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उनका कौन सा नॉवेल जो है बाद में उन्होंने उस पर चेंज करके, उसको मोल्ड करके, उसका आकार परिवर्तन करके, वो स्टोरी वही रखते हैं उसमें, लेकिन कहीं कहीं पर ये उनकी कला थी, ये उनकी शख्सियत थी कि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको वो क्या बनाते थे, प्ले बनाते थे। ये जो पिजन है वो आइलैंड फेरेसीज, जो मैंने नहीं कहा आपको, द आइलैंड फेरेसीज, जिसको हम क्या कहते हैं, फारसी, जो यहूदियों का एक भाग है। तो आइलैंड फेरेसीज एक नॉवेल था। क्या था? नॉवेल था। अब इस नॉवेल को उन्होंने कुछ मोड करके, कुछ चेंज करके क्या बना दिया, प्ले बना दिया। तो ये अगर पूछा जाए कि पिजियन जो है वो कौन से नॉवेल की अनुकृति थी, डुप्लीकेसी थी, तो वो डुप्लीकेसी या अनुकृति वो किसकी थी, आइलैंड फेरेसीज की। ये भी आप याद रखिए। फ्यूजिटिव तो 1912, फिर 1913, मॉब जो है 1914। बहुत अच्छा इनका ये प्ले है। स्किन गेम भी बहुत अच्छा, जिससे इनको बहुत सेकेंड जो उसके बाद में इनको जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली वो इस स्किन गेम से है। 1920, 1922, एस्केप जो है 1926 और पंच एंड गो 1935 पोस्टमसली मृत्यु के बाद का पब्लिकेशन है। तो इस तरह से हम इनके मेजर प्ले को हम देखते हैं। ये सारे के सारे जो इनके सन जो है, यानी कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। कृपया इसको गंभीरता से आप देख लें, याद कर लें। और अब इसके बाद में हम एक चीज और आज इस पर आ जाते हैं, वो है इनको दिया जाने वाला अवार्ड्स, या जो कंफर्मेशन इनके ऊपर कन्फर्ड जो अवार्ड्स, जो लिटरेरी अवार्ड्स इनको दिए गए हैं, वो हम शुरुआत से इनको देखते हैं। सबसे हम शुरुआत करते हैं 1918 से। 1980, इससे पहले मैं बता दूं आपको, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इनको सम्मानित किया है। उनका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, लगभग डजन से ऊपर है वो, ठीक है ना। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो मेजर जो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले
नाइटहुड का सम्मान 1917 में इनको दिया जाने का प्रस्ताव रखा गया। कब? 1917 में इनको एक नाइटहुड की उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि थी, उसको देने का प्रस्ताव पार्लियामेंट में रखा गया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने यह प्रस्ताव वहां पर पार्लियामेंट में रखा कि जॉन गॉल्सवर्दी को नाइटहुड की उपाधि दी जाए। इससे पहले इन्होंने, यूं कहा जाता है कि स्लॉटर हाउस की बहुत सारे जो कत्ल खाने थे उनकी यात्रा की, और जिस निर्ममता से, जिस ब्रुटलिटी से उन पशुओं को वहां पर स्लॉटर किया जाता था, मारा जाता था, उसका उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और यूं कहा जाता है, ये कहां तक सत्यता है इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, कि उसके कारण ही उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि है वो देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड। इनको मना किया, उन्होंने इसको देने से मना किया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड, कि लिटरेचर अपने आप में ही रिवॉर्ड रखता है, तो एक लिटरेरी पर्सन को रिवॉर्ड देने की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई आवश्यकता नहीं कि वो उसको स्वीकार करे। तो नाइटहुड को देने से उन्होंने मना कर दिया। ये मना कब किया? 1918 में। प्रस्ताव कब दिया पार्लियामेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने? 1917 में। दूसरी बात उनके जीवन से जुड़ी हुई है जो 1921 से संबंधित है। एक संस्था बनी, PEN क्लब। ये एक वर्ल्ड वाइड संस्था बनी। ये वर्ल्ड वाइड संस्था किनकी थी? दुनिया के सभी जो पोएट्स थे, प्ले राइट्स थे, नॉवेलिस्ट थे, एसेइस्ट थे, इनको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए इस संस्था का वर्ल्ड ओवर एक गठन किया गया। इसको नाम दिया गया पेन क्लब, PEN, पेन क्लब। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने जॉन गॉल्सवर्दी, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, और ये जब तक जिंदा रहे तब तक इसके प्रेसिडेंट रहे। और एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं आपको मैं कि 1900 जो अब इसके बाद में आ रहा है कि 1932 को इसके बीच में एक अवार्ड और आ रहा है उनको, वो है 1929 ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। लेकिन इसकी बात करने से पहले इससे जुड़ी हुई एक बात है, वो किससे जुड़ी हुई है? पेन क्लब से जुड़ी हुई है कि 1932 में उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? नोबल अवार्ड से उनको किसके लिए? लिटरेचर में के लिए सम्मानित किया। और ये लिटरेचर कौन सा? फोर्साइट सैगा के लिए उनको लिटरेचर, जो कब प्रकाशित हुई, कलेक्शन प्रकाशित हुआ 1922 में, और उसकी लास्ट बुक जो थर्ड बुक जो थी वो 1921 में प्रकाशित हुई। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, फोर्साइट सागा के पब्लिकेशन के लिए दिया गया। इस नोबेल प्राइज में उनको 9,000 पाउंड की एक बड़ी राशि मिली। क्या मिली? एक बड़ी राशि किसकी मिली? 9,000 पाउंड की। 9,000 पाउंड की एक बड़ी राशि मिली। और आपको आश्चर्य होगा, आज की तारीख में भी अगर इसकी तुलना करें तो लगभग ये बहुत बड़ी राशि बैठती है। ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास आप
आप इसको उस समय आज की तारीख में इस बड़ी राशि की तुलना करें तो भी वो 8 से 9 लाख रुपए तक बैठती है। तो उस समय की तो बात ही आप अलग है। तो आज की तारीख में ये इसकी जो तुलना है आधुनिक नोबेल प्राइज से करें तो वो करोड़ों में है। आपने जो 9,000 जो पाउंड की जो राशि उनको मिली थी उसको होली पूरी तरह से इस संस्था को, किसको, पेन क्लब को दे दिया। 9,000 की जो पूरी राशि उन्होंने पेन क्लब को दे दी। तो 1918 में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि देने से मना कर दिया। फिर 1921 में वो पेन के फर्स्ट प्रेसिडेंट बना गए। फिर 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्टेड, इसके लिए मना उन्होंने नहीं किया। और फिर 1932 में जो नोबेल प्राइज है किसमें, लिटरेचर में, किसके लिए, फॉरसाइट सागा के लिए, 1922 में जो प्रकाशित हुई थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, उसको उन्होंने स्वीकार कर दिया। और उसके लिए उनको जो भी राशि मिली थी इससे वो उन्होंने इस पेन क्लब के लिए डोनेट कर दी। तो इस तरह से ये बड़े जो पुरस्कार उनको मिले हैं उसकी हमने यहां पर बात की है। अब हम इसके जो जॉन गॉल्सवर्दी के ऊपर आप इस पूरे वीडियो को, आप इस पूरे सेशन को आराम से देखिए और इसको याद करते जाइए। मैंने इसमें प्रयास किया है कि आपको जो टीजीटी में, यूपी टीजीटी में अधिकतर जो प्रश्न जिस तरह से पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करके और उनके आधार पर ही मैंने ये वीडियो तैयार किया है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और साथ में ये आपके एग्जाम के लिए उपयोगी भी साबित होगा। अब एक चीज जो मैं आपको इसके साथ में बताना चाह रहा हूं, इसके साथ में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने यहां पर सारे कर दिए। अब इसमें जो क्वेश्चंस जो इनका मेजर वर्क है वो किसके ऊपर लिखा गया है वो एक ही वीडियो में बता पाना मुश्किल है। तो अब इसके बाद में जो मैं आपके पास में आऊंगा, आपके साथ सामने में जो वीडियो लेके आऊंगा, हम उस मेजर वर्क के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और उसके कैरेक्टर तक चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करते हैं स्ट्राइव की, तो स्ट्राइव की स्टोरी क्या है, उनके कौन कौन से कैरेक्टर है और उसमें खास बात क्या है, किस वर्ग का संघर्ष है, ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है जो कि इतने छोटे से एक वीडियो में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम दो बातों पे अवश्य चर्चा करेंगे, एक तो उनके मेजर वर्क्स में और इससे संबंधित बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और उनके हम इससे संबंधित इनसे भी जोड़ेंगे कि हमारे किस वीडियो में ये चीज हमने डिटेल में बताई है। आज के वीडियो में हम इतना ही। उसके साथ में मैं शक्ति सिंह सोलंकी आपसे इजाजत देता हूं और आप अच्छी इसकी तैयारी करें और सफलता प्राप्त करें। इसी शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।